Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12 अकाउंटेंसी पार्ट सेकंड में चैप्टर नंबर था आपका थर्ड। आज आपको देखना है पेज नंबर है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 151 पे 151 यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखें पेज नंबर 151। एग्जाम्पल नंबर है आपका 9। आज एंड कल मैं 3 एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ। 3 में से कोई एक एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में होगा, 3 में से कोई एक एग्जाम। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। वैसे तो फाइनल अकाउंट और पार्टनरशिप में बोलते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मगर कंपनी अकाउंट में उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सेकंड वन यहाँ से मैंने बैलेंस शीट स्टार्ट किया है, यहाँ तक है आपकी बैलेंस शीट। देखिए सबसे पहले है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये टाइटल है, टाइटल के अंदर क्या चीज आने वाली है वो मैं पहले आपको बताता हूँ, सुनने का है आप सबको। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ओनली एंड ओनली वन आइटम इज देयर, इट इज सेल्स। जब भी आपको सेल्स दिखाई देगा तो आपको कहाँ पे लिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के सामने। अदर इनकम, अदर इनकम में रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, bad debts recovered, etc. etc. It means other than sales income is other income. Again बोल रहा हूँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ओनली एंड ओनली क्या आने वाला है, सेल्स। अदर इनकम में रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, etc. etc. ओवर एंड अबव इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट यदि है तो भी आपको लिखना है अदर इनकम में। इनकम होनी चाहिए। इट मीन्स जब भी आपको ट्रायल बैलेंस देते हैं तो इसमें क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अदर इनकम में। ये दोनों का टोटल हो जाएगा टोटल इनकम। ये प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड हो गई खत्म। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ओनली एंड ओनली सेल्स वन आइटम इज देयर। यदि देखिए पेज नंबर 151 पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें आपको दिखाई देगा सेल्स कोई जगह पे है या नहीं है, सेल्स है। 4th या तो 5th लाइन है सेल्स। कहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के सामने। सिमिलरली अदर इनकम, अदर इनकम में क्या चीज आ सकती है, मैक्सिमम कौन सी चीज आ सकती है, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कोई भी रिसीव्ड होना चाहिए। ओवर एंड अबव इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ पे आ सकता है दोनों का टोटल इनकम। एक्सपेंसेस में फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में एक ही चीज आ सकती है, परचेजेस। या तो परचेज देंगे या तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दो में से एक इंफॉर्मेशन आपको दी होगी, आपको उसके सामने यहाँ पे लिखना है। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक 90% केस में डायरेक्टली गिवन इन एग्जाम्पल, तो आपको यहाँ पे लिखना है। कभी कभी क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको ओपनिंग स्टॉक में से क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे तो स्टॉक की चेंजेस इन स्टॉक आपको मिल जाएगा। ओपनिंग में से क्लोजिंग आपको लेस करना है। कभी कभी क्या होगा, ओपनिंग सपोज है 5000, क्लोजिंग होगा 7000, तो क्या हो जाएगा 5 - 7 नेगेटिव हो जाएगा। यदि नेगेटिव हो जाता है तो आपको ऐसा ब्रैकेट करना पड़ेगा, यदि पॉजिटिव है तो ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन अगेन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या चीज आने वाली है, ओनली सेल्स। अदर इनकम में रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, या तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये सब अदर इनकम में आ सकता है। दोनों का टोटल होगा आपकी टोटल इनकम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ओनली परचेज। चेंजेस इन स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक आपको करना है लेस, जो भी डिफरेंस होगा यहाँ पे आप लिखेंगे। Employee benefit, there are 4 items in employee benefit. First one is a salary, second one is a wages, third one is a bonus, and fourth one is a contribution to pay. 4 मैक्सिमम है। 12th में 2 आने वाली है, 2 चीज, क्या 2, या तो सैलरी या तो वेजेस, 2 में से एक होगी, यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट के सामने। यदि दोनों है तो क्या करना है आपको, दोनों का टोटल। सपोज सैलरी है 30,000, वेजेस है 20,000, तो आपको क्या करना है 30 + 20 करके 50,000 यहाँ पे लिखना है।
फाइनेंस कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट का डेबिट बैलेंस। इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन हो सकता है, कोई भी इंटरेस्ट आपको लिखना है फाइनेंस कॉस्ट में। अगेन ये तो इनकम का आपको मालूम होगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में क्या आने वाला है? ओनली परचेज। चेंजेस इन स्टॉक में क्या आने वाला है? ओपनिंग स्टॉक में से आपको क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस। दोनों स्टॉक एग्जांपल में होगी ही होगी। आज का जो फर्स्ट एग्जांपल है दोनों स्टॉक है, ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, तो ओपनिंग में से क्लोजिंग आपको करना है माइनस, जो भी फिगर आएगा यहाँ पे हम लिखेंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट में या तो सैलरी आ सकता है या तो वेजेस, यदि दोनों है तो दोनों का टोटल आपको यहाँ पे लिखना है। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहाँ पे आ सकता है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में डेप्रिसिएशन आए, कोई भी डेप्रिसिएशन ऑन लैंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फिक्सचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट वन अदर एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, दैट इज ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंस में आने वाला है। ये इनकम का टोटल आउटर कॉलम, एक्सपेंस का टोटल आपको लिखना है आउटर कॉलम। इनकम में से एक्सपेंस लेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से आपको लेस करना है टैक्सेशन प्रोविजन, आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा वो आपको लिखना है रिजर्व्स एंड सरप्लस में। एंड टैक्सेशन प्रोविजन ये आपकी फर्स्ट इफेक्ट होगी। सेकंड इफेक्ट यदि टैक्सेशन प्रोविजन एडजस्टमेंट में है तो दूसरी इफेक्ट आपको देनी पड़ेगी। दूसरी इफेक्ट होगी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में फर्स्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, दैट इज फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो लायबिलिटी साइड आता था वो है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। देयर आर बेसिकली थ्री पार्ट। फर्स्ट इज अ शेयर होल्डर्स फंड, second is a non-current liabilities and last one is a current liabilities। इक्विटी लायबिलिटीज का थ्री टाइटल है shareholders fund, non-current liabilities and current liabilities। shareholder fund में सब टाइटल है फर्स्ट वन इज अ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सिर्फ एक ही चीज आने वाली है 12th में। आगे जब कॉलेज में जाएंगे तो शेयर कैपिटल में वैसे तो चार टाइप है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, कॉल्स इन एरियर्स भी हो सकता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट बैलेंस भी आ सकता है। मगर 12th में सिर्फ दो, या तो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा या तो प्रेफरेंस शेयर। वैसे तो एक ही होगा इक्विटी शेयर कैपिटल, 12th में तो फिक्स ही है इक्विटी शेयर कैपिटल ही होगा। रिजर्व सरप्लस में 12th के लिए दो चीज आपको जरूरत है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस एंड रिजर्व फंड। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस आपको दिखाई दे या तो रिजर्व फंड दिखाई दे, आपको लिखना है रिजर्व एंड सरप्लस में। नेक्स्ट वन बाद में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 12th के लिए आपको 3 आइटम्स याद रखनी है। यदि आपको कोई जगह पे डिबेंचर दिखाई दे तो आपको लिखना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने। डिबेंचर हो, पब्लिक डिपॉजिट एंड बैंक लोन, डिबेंचर पब्लिक डिपॉजिट एंड बैंक लोन आपको लिखना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अदर नॉन करंट लायबिलिटीज 12th में है ही नहीं, कोई भी एग्जांपल में यहाँ पे कुछ आने वाला नहीं है। डैश लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या होगा? प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युइटी फंड, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युइटी फंड या पेंशन फंड और एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय, इट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ज्यादातर क्या होगा? प्रोविडेंट फंड, कभी कभी पेंशन फंड भी हो सकता है, ग्रेच्युइटी फंड भी हो सकता है। ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बाद में आना है करंट लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में टेम्पररी लोन या तो बैंक ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या है? डिबेंचर है, डिबेंचर आ सकता है, पब्लिक डिपॉजिट आ सकता है और बैंक लोन। यदि शॉर्ट टर्म लोन दिया है, टेम्पररी लोन, तो आपको यहाँ पे लिखना है। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है तो यहाँ पे लिखना है। ट्रेड पेएबल में बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स। बिल्स पेएबल एग्जाम में एक ही होगा, या तो बिल्स पेएबल होगा या तो क्रेडिटर्स होगा, लिखना है आपको यहाँ। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में देयर आर 2 आइटम्स, टैक्सेशन प्रोविजन एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। वैसे एग्जाम में तो एक ही चीज आने वाली है, टैक्सेशन प्रोविजन। जब भी टैक्सेशन प्रोविजन दिखाई दे तो देखो टैक्सेशन प्रोविजन वैसे तो एडजस्टमेंट में ही होगा, तो फर्स्ट इफेक्ट आपको लिखनी है यहाँ पे, सेकंड इफेक्ट आपको लिखनी
ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अदर करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब अदर करंट लायबिलिटीज में होगा। नेक्स्ट वन देखिए, अभी एसेट साइड, ये हो गई आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, यहाँ हो गई खत्म। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एसेट साइड। देयर आर टू पार्ट्स, लायबिलिटीज का 3 पार्ट है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटी। एसेट का देयर आर 2 पार्ट्स, फर्स्ट वन इज ए नॉन करंट एसेट एंड सेकंड पार्ट इज ए करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले है फिक्स एसेट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट जिसको आप टच कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज टेंजिबल एसेट। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनटेंजिबल एसेट जिसको टच नहीं कर सकते हम, इट इज कॉल्ड एज इनविजिबल एसेट। फॉर एग्जांपल गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजीज, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा इज इनटेंजिबल एसेट। यदि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल इसमें से कोई एक ही होगा, आपको लिखना है टेंजिबल एसेट के सामने। इनटेंजिबल एसेट में गुडविल है, पैटर्न है, सॉफ्टवेयर है, ट्रेडमार्क है, फ्रेंचाइजी, इसमें से कोई एक होगा, आपको लिखना है यहाँ पे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर डिबेंचर, आपको लिखना है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, सपोज कस्टम डिपॉजिट, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, टेलीफोन डिपॉजिट या तो एडवांसेस गिवन टू एम्प्लॉय, आपको लिखना है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। अदर नॉन करंट एसेट में यहाँ पे जो मैं बोलूंगा वो यहाँ पे भी आ सकता है। देखो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। आपको यहाँ पे कब लिखना है वो देखो, इफ इट इज रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ तो आपको यहाँ पे लिखना है, इफ इट इज रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ तो आपको लिखना है यहाँ पे। अगेन बोल रहा हूँ, अदर नॉन करंट एसेट में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मेड फॉर लेस देन 12 मंथ, इट इज कॉल्ड एज करंट इन्वेस्टमेंट। सपोज मार्केटेबल सिक्योरिटी है, आपको लिखना है यहाँ पे। इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज में देयर आर ओनली वन आइटम, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है, आपको लिखना है यहाँ पे। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, सिर्फ 2 चीज है ट्रेड रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या लिखना है आपको, कैश एंड बैंक बैलेंस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एडवांसेस टू सप्लायर, दूसरा क्या आ सकता है, शॉर्ट टर्म लोन टू एम्प्लॉय, यदि आपने एम्प्लॉय को लोन दिया है शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको यहाँ पे लिखना है, लॉन्ग टर्म के लिए दिया है तो आपको ऊपर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये रहा लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस। अदर करंट एसेट, यहाँ पे जो आने वाला है वो यहाँ पे तो आएगा, ओवर एंड अबव इनकम रिसीवेबल, तो आपको इधर लिखना है इनकम रिसीवेबल। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, दैट इज एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ये भी है आपकी करंट एसेट। ये हो गया आपका फुल प्रूफ प्रोफॉर्मा। अब हम स्टार्ट करते हैं, आपको देखना है पेज नंबर 9, पेज नंबर 151 पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 9। पहले देखिए पूरा एग्जाम्पल, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एग्जाम्पल, बाद में मैं पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा। देखिए, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ केयूर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 17। फर्स्ट है इक्विटी शेयर कैपिटल, थोड़ी देर में पहले बोला था इक्विटी एक ही आपको देखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ पे लिखूंगा 240, तो शेयर कैपिटल के सामने यहाँ पे मैं लिखूंगा 2,40,000। ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस इज अदर एक्सपेंसेस। कोई भी एक्सपेंस होगा प्रॉफिट लॉस में होगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अदर एक्सपेंस में ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। परचेजेस, मैंने बोला था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का दूसरा नाम है परचेजेस, तो परचेजेस में यहाँ पे लिख दूंगा परचेजेस। 10% डिबेंचर, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था डिबेंचर हो, पब्लिक डिपॉजिट हो या बैंक लोन हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने यहाँ पे आपको लिखना है 10% डिबेंचर। नेक्स्ट वन इज सेल्स, फर्स्ट बोला था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के सामने आपको क्या लिखना है सेल्स। नेक्स्ट वन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज एसेट बट इनटेंजिबल एसेट, इनविजिबल। आप सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं कंप्यूटर में, लैपटॉप में, कोई जगह पे सॉफ्टवेयर दिखाई देता है
नहीं, इट मीन्स इट इज इनटेंजिबल एसेट। यहाँ पे लिखना है सॉफ्टवेयर की जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट आया था तब मैंने 4 आइटम आपको बोली थी। कौन सी? सैलरी, वेजेस, बोनस एंड कंट्रीब्यूशन टू पीएम। मगर 12th में 2 चीज आने वाली है। क्या 2? वेजेस एंड सैलरी। यहाँ पे वेजेस है, आपको लिखना है एम्प्लॉय बेनिफिट के सामने, यहाँ पे लिखेंगे हम वेजेस। वेजेस के बाद दिया है डिबेंचर इंटरेस्ट, डेबिट बैलेंस है। यदि इंटरेस्ट का डेबिट बैलेंस है तो फाइनेंस कॉस्ट में लिखना है। यदि इंटरेस्ट का क्रेडिट बैलेंस है तो अदर इनकम में आपको लिखना है। ये इंटरेस्ट का डेबिट बैलेंस दिया है, फाइनेंस कॉस्ट के सामने लिखना है आपको इंटरेस्ट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सैलरी। देखो वेजेस था, सैलरी भी आ गया। वेजेस कितना था अमाउंट? बोलो, वेजेस की अमाउंट है 24,000। कितना है वेजेस? नहीं, यस 24। एंड सैलरी कितनी है? 3 लाख। दोनों है तो हम क्या करेंगे? दोनों का टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट के सामने, तो जहां पे वेजेस है ना वहां पे आप टिक मार्क कीजिए बाजू में, पेन से टिक मार्क कीजिए वेजेस के बाजू में। क्यों? वेजेस और सैलरी में क्या करूंगा? दोनों का टोटल करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे। नेक्स्ट वन, बैंक ओवरड्राफ्ट। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। यहाँ पे टेम्पररी लोन भी हो सकती है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ सकता है। नेक्स्ट वन, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग इज अ टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट के सामने। नेक्स्ट वन, ओपनिंग स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक में ओपनिंग है तो क्लोजिंग भी होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में है, एडजस्टमेंट में इसलिए कितनी इफेक्ट होगी? 2 इफेक्ट। फर्स्ट यहाँ से हम करेंगे लेस एंड सेकंड इफेक्ट कहाँ पे लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक इज इन्वेंटरी, इन्वेंटरी के सामने। नेक्स्ट वन, तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखेंगे, इसमें से आपको क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है। नेक्स्ट वन, डिस्काउंट रिसीव। देखो मैं बोला था थोड़ी देर पहले, अदर इनकम में डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कोई भी रिसीव्ड है तो अदर इनकम में आपको लिखना है। डिस्काउंट रिसीव्ड इज ए इनकम। एंड लास्ट वन इज ए डेटर्स। डेटर्स मींस ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीज आ सकती है, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स। दोनों है तो दोनों का टोटल यहाँ पे आपको लिखना है। एक ही है एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की 2 एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट होगी, और ये चैप्टर में 2 ही तो एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक एंड टैक्सेशन प्रोविजन। कोई थर्ड एडजस्टमेंट है ही नहीं। क्लोजिंग स्टॉक कौन सी इफेक्ट होगी? चेंजेस इन स्टॉक में यहाँ से हम करेंगे लेस। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे लिखेंगे? इन्वेंटरी में लिखेंगे सेकंड इफेक्ट। एंड लास्ट एडजस्टमेंट, मेक प्रोविजन फॉर टैक्स एट 50% ऑन नेट प्रॉफिट, यानी कि टैक्सेशन प्रोविजन। ये है फर्स्ट इफेक्ट। यहाँ पे भी जो प्रॉफिट आएगा उसका हम कितना परसेंटेज टैक्सेशन प्रोविजन कितना लिखा है? 50%। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50%। यहाँ पे जो भी फिगर होगी उसका 50% मैं यहाँ पे लिखूंगा। ये फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट होगी शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे जो फिगर होगी वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये है आपका एग्जाम्पल। अब देखिए मैं पूरा एग्जाम्पल बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आपको देखना है। ऐसा है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, पता चल जाएगा। फर्स्ट वन, इक्विटी शेयर कैपिटल। कहाँ पे लिखेंगे हम? शेयर कैपिटल के सामने। अमाउंट दिया है आपको 2,40,000। नेक्स्ट वन इज ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस। कहाँ पे लिखेंगे? ऑफिस अदर एक्सपेंसेस के सामने ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस दिया है 24,000। नेक्स्ट वन, परचेसेस। कहाँ पे लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के सामने परचेजेस दिया है आपको 426। नेक्स्ट वन इज 10% डिबेंचर। डिबेंचर इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर आ सकता है, बैंक लोन भी आ सकता है, एंड पब्लिक डिपॉजिट। यहाँ पे दिया है आपको डिबेंचर कितना है? 120। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1,20,000। उसके बाद है सेल्स। कहाँ पे लिखेंगे हम? सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के सामने। यहाँ पे लिखेंगे सेल्स 9,60,000। नेक्स्ट वन, सेल्स के बाद सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज एसेट बट इनटेंजिबल एसेट, जिसको हम टच नहीं कर सकते, इसलिए इनटेंजिबल एसेट के सामने यहाँ पे मैं लिखूंगा 120 है। कितना है? 1,20,000 इज इनटेंजिबल एसेट के सामने सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बाद है वेजेस।
देखो एम्प्लॉय बेनिफिट में दो चीज है, वेजिस में हमने टिक मार्क किया है। क्यों टिक मार्क किया है? वेजिस भी है, सैलरी भी है। वेजिस कितना है? 24। सैलरी कितनी है? 3 लाख। दोनों का टोटल कितना होगा? डायरेक्ट लिख सकते हैं 324, या तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं वेजिस प्लस सैलरी, ऐसा लिख सकते हैं आप, W प्लस S, यानी कि वेजिस प्लस मैंने किया है सैलरी। नेक्स्ट वन, डिबेंचर इंटरेस्ट, डेबिट बैलेंस है, इसे फाइनेंस कॉस्ट, तो फाइनेंस कॉस्ट के सामने आपको लिखना है 12,000 डिबेंचर इंटरेस्ट। नेक्स्ट वन, डिबेंचर इंटरेस्ट के बाद दिया है आपको सैलरी, ये तो हो गया, वेजिस प्लस सैलरी दोनों टोटल करके हमने लिखा है 324। नेक्स्ट वन इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, टेम्पररी लोन हो, ये दोनों बैंक ओवरड्राफ्ट, टेम्पररी लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। अमाउंट दिया है आपको 14,400। नेक्स्ट वन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के बाद है बैंक ऑर्डर, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग इज टेंजिबल एसेट, तो टेंजिबल एसेट के सामने आपको लिखना है 228 228,000। नेक्स्ट वन, लैंड बिल्डिंग के बाद दिया है ओपनिंग स्टॉक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ओपनिंग माइनस क्लोजिंग आपको करना है, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना है, मैं इनर कॉलम लिखूंगा, ओपनिंग स्टॉक दिया है 36,000, इसमें से आपको क्लोजिंग स्टॉक, जब क्लोजिंग स्टॉक आएगा तब मैं लिखूंगा, अभी आप ओपनिंग स्टॉक ऐसे ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वन, डिस्काउंट रिसीव, यानी कि डिस्काउंट ऑन, इट्स इनकम, कहां पे लिखेंगे, अदर इनकम, रिसीव्ड है इसलिए इनकम 15,600। एंड लास्ट वन दिया है डेटर्स, डेटर्स इज ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल के सामने आपको लिखना है 180, ये रहा ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ पे लिखेंगे हम 1,80,000। एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होनी चाहिए। फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक दिया है 42, तो यहाँ से मैं लेस करूंगा 42, ये फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट 42, यहाँ पे लिखूंगा इन्वेंटरीज, क्लोजिंग स्टॉक इज इन्वेंटरीज, यहाँ पे हम लिखेंगे 42,000। आगे देखिए यहाँ पे 36 माइनस 42, यदि पॉजिटिव है तो यहाँ पे लिखिए पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, कितना नेगेटिव हो जाएगा 6,000, ये सब ब्रैकेट करना पड़ेगा, मालूम होना चाहिए नेगेटिव। सपोज यहाँ पे 36,000, सपोज क्लोजिंग स्टॉक 30,000 होता तो मैं क्या करता, फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे 30,000, सेकंड इफेक्ट यहाँ पे 30,000, तो 36 माइनस 30 तो 6,000 पॉजिटिव हो जाएगा, अभी नेगेटिव है 6,000। नेक्स्ट वन एंड लास्ट एडजस्टमेंट, मेक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 50%, हो तो जब टोटल करेंगे तब पता चलेगा, यहाँ पे जो भी फिगर है उसका 50%, ये फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट आपको लिखनी है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यहाँ पे आपको लिखना है। चलो तो अब करते हैं टोटल, बस एग्जाम्पल हो गया खत्म। कोई लोग बोलेंगे ये सब खाली जगह है, वहां पे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, यदि ये भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। मैंने यहाँ पे जो प्रोफोर्मा लिखा है वो कंप्लीट प्रोफोर्मा लिखा है। चलो सबसे पहले 960 प्लस 15,600, टोटल हो जाएगा 975,600, 975,600, आउटर कॉलम 9,75,600। अब एक्सपेंस का टोटल देखो, एक्सपेंस का टोटल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो आपको ये लेस करना है। 426 माइनस 6, बाकी सब पॉजिटिव है, प्लस 324 प्लस 12 एंड प्लस 24, टोटल हो जाएगा 7,80,000। आफ्टर कॉलम लिखना है आपको 780, इनकम में से आपको एक्सपेंस करना है लेस, 780 दिस माइनस दिस, 975,600 माइनस 780, तो आपको मिलेगा 195,600। अब टैक्सेशन प्रोविजन बाकी था, देखो 195,600 का आपको करना है 50%, इसका 50% होगा 97,800, ये फर्स्ट इफेक्ट।
सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखूंगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये रहा शॉर्ट टर्म प्रोविजन 97,800। अगेन यहाँ पे देखिए 195,600 में से ये करेंगे हम लेस तो आपको मिलेगा 97,800। इट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कहां पे लिखूंगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में 97,800। बस अब बैलेंस शीट का टोटल करना है आपको, ये दोनों का टोटल आउटर कॉलम 240 प्लस 97,800 टोटल होगा 337,800, आउटर कॉलम 3,37,800। यहाँ पे ये दोनों का टोटल 120 प्लस 97,800। ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन में नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपको लिखना है। लॉन्ग टर्म में क्यों लिख दिया, शॉर्ट टर्म में टैक्सेशन प्रोविजन इज अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन 97,800। तो यहाँ पे टोटल होगा 120, आउटर कॉलम भी 120। यहाँ पे टोटल ये दोनों का टोटल 14,400 प्लस 97,800 टोटल हो जाएगा 112,200, आउटर कॉलम 112,200। अब लायबिलिटीज का टोटल 112,200 प्लस 120 एंड प्लस यहाँ पे है 337,800 टोटल हो जाएगा 5,70,000। एसेट साइड में 570 होना चाहिए। ये तो टोटल डायरेक्ट हो सकता है 348,000। ये टोटल भी डायरेक्ट हो सकता है 222,000। आउटर कॉलम 348 एंड 222,000। ये दोनों का टोटल हो जाता है 570, 348 प्लस 222,000, यस 5,70,000। ये बैलेंस शीट हो गई आपकी टैली। ये आपका एग्जाम्पल नंबर था 9 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखिए बोर्ड एग्जाम में या तो एग्जाम्पल नंबर 9 होगा, या तो एग्जाम्पल नंबर 10 होगा, और या तो एग्जाम्पल नंबर 6 होगा। 3 में से कोई एक एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। 3 से अलावा कोई और एग्जाम्पल बोर्ड में आने वाला नहीं है। या तो 9, 10 या तो 6, 3 में से कोई एक एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में होगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद 10th एग्जाम्पल। ओके, ये एग्जाम्पल आपको एक बार देखो, 2 बार देखो, पता चलना चाहिए। ओके, बाय बाय।